हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस बिहार गुरुकुल एंड एमपी गुरुकुल पर। तो बिहार गुरुकुल और एमपी गुरुकुल एक हमारा नया चैनल है। हमारा पुराना चैनल एसएसजी गुरुकुल है। एसएसजी गुरुकुल पर हम लोग उत्तर प्रदेश पर पूरे छाए हुए हैं। तो अब हम लोग एमपी और बिहार में भी प्रवेश करेंगे। अभी शुरुआत हम लोग करेंगे मध्य प्रदेश के विशेष से। एमपी स्पेशल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी तरीके से एमपी स्पेशल रटवा दूंगा। एमपी स्पेशल में जून 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक का करंट अफेयर आपको इसी चैनल पर मिलेगा। आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी एमपी और बिहार का बच्चा है वो इसको सब्सक्राइब कर लेगा इस चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। बिहार स्पेशल की कुछ क्लासें हो गई हैं इस चैनल पर और मध्य प्रदेश की क्लासें अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो यदि आपने एसएसजी गुरुकुल अभी तक विजिट नहीं किया तो आप विजिट कर सकते हैं और वहां से हमारी क्वालिटी को आप पहचान सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश विशेष पर। और आप विश्वास कीजिए आपने जहां भी कहीं पर पढ़ा होगा उससे बेहतर क्वालिटी और बेहतर कंटेंट देंगे। और ऐसा कंटेंट फर्जी का नहीं कि ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया पेपर में आया ही नहीं। सिर्फ वही बात करेंगे जो आपको पसंद है और एग्जामिनर को पसंद है, परीक्षा में आती है। स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा चढ़ाते बढ़ाते नहीं, मध्य प्रदेश विशेष पर बात करेंगे हम लोग, है ना। स्पीड से बात करेंगे। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, मध्य प्रदेश के अन्य नाम क्या हैं, मध्य प्रदेश के अन्य नाम क्या हैं, मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या था, मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या था। और इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले क्या थे बेटा, प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मध्य प्रदेश का नाम क्या दिया था। तो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था। आपको मैं बताना चाहता हूं, राज्य पुनर्गठन आयोग अगर आपसे पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था और इसके सदस्य कौन थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। याद रखना है आपको। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भैया तो आपका आंसर आएगा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। कब बना था भैया, 1953 में बना था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। और सदस्य कौन थे आपके, सदस्य कौन थे, हृदय नाथ कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू और के एम पन्निकर, और के एम पन्निकर। तो राज्य पुनर्गठन आयोग अगर से पूछे तो आपका आंसर 1953 होगा। अध्यक्ष फजल अली थे और इसके दो सदस्य थे जिनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू और के एम पन्निकर। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था, इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था, तब आपका आंसर आएगा 1956। और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्यों की बात कही गई थी, कितने राज्यों की बात कही गई थी, तो आपका आंसर आएगा 14 राज्यों की। उन्हीं 14 राज्यों में एक राज्य आपका मध्य प्रदेश होगा। तो मध्य प्रदेश की स्थापना लगाएंगे यहां पर 1 नवंबर 1956। भैया यहां तक बात समझ में आई। अन्य नामों की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश को हम अन्य नाम क्या क्या है, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, कोहिनूर प्रदेश, जनजाति प्रदेश, सोया प्रदेश और लघु भारत। जो मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली याद कर लीजिए। क्या क्या मैंने बोला आपको, हृदय प्रदेश, मैंने आपको बोला हृदय प्रदेश, लघु भारत, नदियों का मायका, नदियों का मायका। आप ये मत सोचिएगा कि मैं सरल सरल पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। मैं जो पढ़ाऊंगा एग्जैक्टली आप अपने पेपर से मैच करा लीजिएगा, मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो नदियों का मायका, कोहिनूर प्रदेश, कोहिनूर प्रदेश, सोया प्रदेश, कोहिनूर प्रदेश, सोया प्रदेश। और एक नाम मैंने और बताया था, वो कौन सा था बच्चा, वो था आपका जनजाति प्रदेश। क्या था आपका, जनजाति प्रदेश। क्लियर। तो ये सारे नाम किसके हैं भैया, आपके मध्य प्रदेश के हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू ने, इसको मैं बाद में बताता हूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नाम क्या दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नाम हृदय प्रदेश दिया था।
याद रखना है आपको। तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को क्या नाम दिया था? तो आपका आंसर आएगा हृदय प्रदेश कहकर पुकारा था। तो यहां तक आपको बात क्लियर है। ये पहली स्लाइड आपको क्लियर, याद कर लीजिए। स्थापना 1 नवंबर 1956, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। कितने राज्य बनाए जाने थे? 14 राज्य। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन? फजल अली। सदस्य कौन? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956। हृदय प्रदेश, लघु भारत, नदियों का मायका, कोहिनूर प्रदेश, सोया प्रदेश और जनजाति प्रदेश, ये सब इसके अन्य नाम हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने मध्य प्रदेश को क्या कहकर पुकारा है? तो हृदय प्रदेश कहकर पुकारा है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश का आपका पुराना नाम क्या है बेटा? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। फिर मैं बोल रहा हूं, क्या इसका नाम है? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। क्लियर है? आराम से मेरी बातों को बस सुनते रहना है आपको, आपको चीजें याद होती रहेंगी। मैं बहुत आप ये तक सोचिएगा कि मैं महानता हासिल करने के लिए आपको कठिन कठिन पढ़ाना शुरू कर दूंगा जो आपके पेपर में नहीं आएगा। एग्जैक्टली वही बताऊंगा जो पेपर में आ रहा है। बार बार मैं बोल रहा हूं, ये हम लोग के चैनल की खास बात होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी। क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश से बार बार बनता है, भोपाल गैस त्रासदी का। एक क्वेश्चन आपसे भी पूछेगा कि बताइए स्थापना दिवस कब मनाते हैं? आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो भोपाल गैस त्रासदी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि राजधानी क्या बताई हमने आपको? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चा? भोपाल। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को, जब 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ है, तो हम लोग 1 नवंबर को क्या मनाएंगे बच्चा? इसका राज्य दिवस मनाएंगे, स्थापना दिवस मनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पूछा जाए, राज्य का अंतिम रूप से पुनर्गठन कब हुआ? बताइए, राज्य का अंतिम रूप से पुनर्गठन कब हुआ? राज्य का अंतिम रूप से पुनर्गठन कब हुआ? तो क्वेश्चन बनेगा 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को। अब मैं एक सूत्र बताता हूं आपको, छ उ झ ते। क्या सूत्र है भैया? छ उ झ ते। तो ये जो छऊज है ये आपका सन 2000 है। जो छऊज है ये आपका सन 2000 है, और जो ते है ये आपका 2014 है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं भैया, है ना। अब ये छा है, तो छा का मतलब छत्तीसगढ़, छा का मतलब छत्तीसगढ़, ऊ का मतलब उत्तराखंड, ऊ का मतलब भैया आपका उत्तराखंड, और झा का मतलब क्या? झारखंड। ठीक है ना। और झा का मतलब क्या हो गया भैया? झारखंड। और इसके बाद ते का मतलब क्या हो गया? तेलंगाना। ते का मतलब क्या हो गया भैया आपका? तेलंगाना। ये 4 हो गए। अब देखो, छा से 36 और छा से 26, तो क्वेश्चन बन जाए कि भारत का 26वां राज्य कौन सा था? छत्तीसगढ़। भारत का 27वां राज्य कौन सा था? भारत का 28वां राज्य कौन सा था? और भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो 26, 27, 28 और 29। लेकिन वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 यूनियन टेरिटरी हैं। पहले 9 थी, ये दमन दीव को दादरा नागर हवेली में डाल दिया गया तो 8 हो गई, है ना। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर जो था वो पहले राज्य में आता था, अब वो चला गया है किसमें? जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हो गया। तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए तो 9 हो गया। लेकिन दमन दीव को उठा के हमने दादरा और नागर हवेली में डाल दिया तो 8 हो गए। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पूछ ले 29वां कौन सा था? तो तेलंगाना। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना, ये जो छऊज लिखा है ये सब कब स्थापित हुए हैं? सन 2000 में। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, ये हो गया 9 नवंबर, और ये हो गया आपका 15 नवंबर, और ये हो जाएगा आपका 2 जून 2014। ये हो जाएगा बच्चा आपका 2 जून 2014। अब समझिएगा कि छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़ यहां लिख देता हूं, छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ है, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ है, झारखंड बिहार से अलग हुआ है, और ये जो तेलंगाना है ये आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। इतने में कोई समस्या भैया? इतने में कोई समस्या आपको? बिल्कुल समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए तो ये छऊस आपको समझ में आ गया। मैं चाहूं तो आपको सारे राज्य जब से बने हुए हैं 14 के बाद 15, 16, 17, 18 वो सब याद करा दूं। इसके एक सूत्र भी है, गुणहारी हिम त्रिपुरारी मेघसी।
है ना, ये सूत्र है, बाकी छौसते काम खत्म हो जाएगा। चलिए कभी और बताऊंगा मैं आपको। तो ये आपकी बात समझ में आ गई। राजधानी भोपाल, स्थापना दिवस 1 नवंबर, राज्य का अंतिम रूप से पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को, जब मध्य प्रदेश से क्या हुआ, अलग हुआ बच्चा आपका? छत्तीसगढ़ अलग हुआ। वर्तमान में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है, तो आपका आंसर क्या आएगा कि मध्य प्रदेश की आकृति सर आपकी है, यानी कि ज्योमेट्रिकल मेथड अगर पूछा जाए कि ज्यामितीय आकृति कैसी है, तो आपका आंसर आएगा आयताकार। ठीक है ना। अभी मैं आपको कुछ समय बाद जब मैप वाली बारी आएगी, जब मैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पढ़ा रहा हूँ, यानी ज्योग्राफी, जब आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा होगा मध्य प्रदेश की, तो आपको मैप से समझाया जाएगा, आराम से समझिए। मध्य प्रदेश की अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है, तो मध्य प्रदेश की आकृति हमारी बच्चा है आयताकार। कैसी है भैया आपकी? आयताकार। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, है ना। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अब 252 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है ये? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? अब सोच रहे हो सर भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का। अब 32,87,000 का अगर आप इसका निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 9.38%, है ना। तो भारत के कुल क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस कुल क्षेत्रफल का यह क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, इस कुल क्षेत्रफल का यह कितने प्रतिशत है, तो आपका आंसर क्या आएगा भैया? आपका आंसर आएगा 9.38%। कितना का बच्चा आपका? 9.38%। अब जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? सबको पता है, अभी आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं, तो सबको पता है राजस्थान, है ना, 3,42,000 के आसपास है ना। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद भैया क्या है? मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद क्या आएगा? महाराष्ट्र, और फिर आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर क्या आ जाएगा बच्चा आपका? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का चौथा, महाराष्ट्र का तीसरा, राजस्थान पहला, मध्य प्रदेश आपका हो गया बच्चा दूसरा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में हम लोग पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देख लेते हैं। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, और ये आपका दक्षिण हो गया। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का पश्चिम जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का, है ना, उत्तरी जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, तो पूर्वी जिला कौन सा होगा? तो पूर्वी जिला इधर वाला यानी सिंगरौली। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा होगा बच्चा आपका? सिंगरौली होगा। मध्य प्रदेश का पश्चिम वाला जिला कौन सा होगा? अलीराजपुर, अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का दक्षिण वाला जिला कौन सा होगा? जहां पर मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। तो मुमताज महल का असली नाम क्या था भैया? मुमताज महल का असली नाम था आरजूमंद बानो बेगम। क्या नाम था बच्चा आपका? मुमताज महल का आरजूमंद बानो बेगम। देखो उनकी मृत्यु आपकी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई थी, लेकिन उनको दफनाया कहां गया है? ताजमहल में। तो जो उत्तरी जिला क्या है? उत्तरी जिला होगा मुरैना। उत्तरी जिला पूछ रहा तो मुरैना। और अगर दक्षिणी जिला पूछता, और अगर दक्षिणी जिला पूछेगा, तब आपका आंसर आएगा बुरहानपुर। तब आपका आंसर आएगा भैया बुरहानपुर। तो ये 3 स्लाइडें मैंने आपको जो बताई हैं, आई विश आपको समझ में आएंगी। ये जो 3 स्लाइडें मैंने आपको 3 नंबर लिखा ना, तो 3 स्लाइडें बेटा जो मैंने बताई हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चौथी स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे पूर्व से पश्चिम की लंबाई। क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। कहने का मतलब यह है कि पूर्व से पश्चिम का मतलब यह है यहां से लेकर यहां तक, यानी पूर्व में क्या पड़ता है? सिंगरौली, पश्चिम में क्या पड़ता है? अलीराजपुर। यानी कि सिंगरौली से लेकर अलीराजपुर की जो लंबाई होगी, यानी सबसे किनारे किनारे की, उसकी लंबाई कितनी है, और उत्तर से दक्षिण की यानी मुरैना से लेकर बुरहानपुर की कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण आपका छोटा है और पूर्व से पश्चिम आपका विस्तार ज्यादा है। तो उत्तर से दक्षिण की पूछी जाए, उत्तर से दक्षिण की पूछी जाए तो 605 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की पूछी जाए तो 870 किलोमीटर, है ना। तो पूरब से पश्चिम की पूछी जाए तो 870 किलोमीटर, और
और उत्तर से दक्षिण की पूछी जाए तो आपका आंसर आएगा 605 किलोमीटर। बिल्कुल याद हो गई आपको, 605 870। उत्तर से दक्षिण कम है और पूर्व से पश्चिम ज्यादा है। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं भारत की, यहीं पर मैं आपसे भारत की पूछूं, यहीं पर मैं आपसे भारत की पूछूं कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है भारत की भैया, और उत्तर से दक्षिण की कितनी है, जल्दी बताओ बेटा। पूरब से पश्चिम की कितनी है और उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो भारत की पूछी जाए तो पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की 3214 किलोमीटर, है ना। आराम से सब कुछ होता है, सब कुछ आराम से होगा, टेंशन बिल्कुल नहीं। जब तक मैं हूं, मैं आपका बहुत ज्यादा लूंगा। तो टोटल आपके 14 चैप्टर हैं मध्य प्रदेश विशेष में, करंट अफेयर को मिलाते हुए, मध्य प्रदेश की करंट अफेयर को मिलाते हुए, राजनीतिक व्यवस्था को मिलाते हुए, सिंचाई परियोजना, कृषि, पशुपालन, इन सब को मिलाते हुए 14 चैप्टर आपके मध्य प्रदेश विशेष में हैं। इन 14 चैप्टर को मान के चलिए कि बहुत ज्यादा 10 क्लास के आसपास खत्म कर सकते हैं, और 10 क्लास के बाद आपको जिंदगी में कभी कोई मध्य प्रदेश विशेष पढ़ा नहीं सकता, और आप घूम फिर के हमें देखेंगे और खुश आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती रहेगी। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई बता दी, पूर्व से पश्चिम की बता दी। अच्छा, अब हम लोग कुछ केंद्र बिंदु की बात करने जा रहे हैं। अब हम लोग कुछ केंद्र बिंदु की बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के कुछ हम लोग केंद्र बिंदु की बात करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु, पृथ्वी का केंद्र बिंदु, समझिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसको मानते हैं? तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश में है ना, एक जगह है, मंदिर है मंगलनाथ। एक जगह क्या है बेटा? मंगलनाथ। आपको पता होना चाहिए कि मंगलनाथ शिव जी का ही अवतार है। जो मंगलनाथ है वो शिव जी का ही अवतार है, नाथ लगा हुआ है, इसका मतलब वो शिव जी के ही अवतार थे। एक राक्षस था जो बार बार खून गिरता था तो वो पैदा हो जाता था, तो उन्होंने खून पीना शुरू कर दिया। जो मंगल ग्रह है, जैसे मंगल का भी दोष हो जाता है, तो आप मंगल, आप हम लोग सोचते हैं मंगल मतलब बजरंग बली, लेकिन ये बजरंग बली नहीं है, ये मंगलनाथ एक प्रभु हैं जो मध्य प्रदेश के, सब लोग जान ही रहे हैं, लेकिन जो एमपी के नहीं है उनको मैं बता रहा हूं। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का अगर केंद्रीय बिंदु पूछा जाए तो मंगलनाथ, और बाकी लोग तो वहां पर जाते ही होंगे, काल भैरव, है ना, मंगलनाथ। ठीक है, तो मंगलनाथ कहां पर बचा आपका? उज्जैन में। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या होगा? मंगलनाथ होगा। अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या होगा? समझिए, अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या होगा? तो बरसाली। और बरसाली कहां पड़ता है आपका? बैतूल में। ठीक है ना। अखंड भारत का, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, तो आपका आंसर आएगा बरसाली। और बरसाली कहां पड़ता है? बैतूल में, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। इतनी बात क्लियर है बच्चा? जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला अखंड भारत का केंद्र बिंदु, तो आपने आंसर बताया बरसाली। लेकिन यहीं पर अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं लिख दूं अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु क्या होगा? जल्दी बताइए। अभी बच्चे चैनल पे ज्यादा जुड़ नहीं पाए हैं, ठीक है, बताइए। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु, अभी धीमे धीमे इस चैनल को भी बहुत स्पीड से खींच ले जाएंगे, नया चैनल ना। ठीक है, तो बताइए अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु। बहुत बढ़िया, करौंदी। एमपी वाले जुड़ गए बच्चे हैं। अविभाजित भारत का, भारत का केंद्र बिंदु। बेटा हमें नाम हम लेने के लिए ना कहो कि सर मेरा नाम ले लीजिए, आज पहली क्लास है एमपी वाले की, है ना, और उसी में सर कहोगे सर मेरा नाम ले लीजिए। मैं, अरे भाई कुछ ऐसा करो कि आपका नाम लिया जाए, है ना। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु, तो आपका आंसर आएगा करौंदी। यानी कहां पर पड़ता है? कटनी में। करौंदी ये कहां पर पड़ता है बेटा? कटनी में। कहां पड़ता है बच्चा आपका? कटनी में। तो केंद्र बिंदु और अभी दो बचे हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु, जो वर्तमान का भारत दिखते हैं, इसका केंद्र बिंदु क्या है? तो वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा है। ठीक है ना। तो वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु, तब आपका आंसर आएगा विदिशा। क्या आंसर आएगा भैया आपका? विदिशा। अब लास्ट क्वेश्चन यहीं पूछ देता हूं, यहीं पे क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ फटाफट, है ना। जो जो क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे, यहाँ पे स्टार लगा दिया, यहाँ पे स्टार लगा दिया, यहाँ पे स्टार लगा दिया। ठीक है ना। अब एक स्टार यहाँ लगा दिया, लिख दिया मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु। यहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, तो अब आपका आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है बच्चा आपका? सागर।
तो फटाफट से याद कर लो। तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु यानी पाकिस्तान वगैरह सबको मिला के अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु करौंदी, अखंड भारत का केंद्र बिंदु यानी प्राचीन समय में अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल, पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए मध्य प्रदेश, अब जो मध्य प्रदेश है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करता है। जल्दी बताइए, मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा सीमाओं को स्पर्श करता है, फटाफट बताइए जल्दी से, फटाफट। या फिर कह सकते हैं कि अच्छा, मध्य प्रदेश की सीमा किससे किससे मैच करती है, मध्य प्रदेश की सीमा किससे किससे मैच करती है, मतलब मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य को स्पर्श करते हैं, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य को स्पर्श करते हैं, फिर दूसरे नंबर पे किसको स्पर्श करते हैं, और सबसे न्यूनतम सीमा किसके साथ है, फटाफट बताइए। थोड़ी सी बात करते हैं मध्य प्रदेश की सीमा पर, थोड़ी सी बात करते हैं मध्य प्रदेश की सीमा पर, थोड़ी सी बात करते हैं बच्चा मध्य प्रदेश की सीमा पर। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश सीमा बताई जाए तो मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जैसे जैसे मैं लिखूंगा आपको वैसे लिखना है, यानी कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा टच करती है ना, यानी कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जिले किस राज्य से स्पर्श करते हैं, तो उत्तर प्रदेश से स्पर्श करते हैं। इसके बाद राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, फिर आपका छत्तीसगढ़, और फिर आपका गुजरात, फिर आपका हो जाएगा गुजरात। मैप में जब मैं भूगोल पढ़ाऊंगा तो मैप में सारी चीज दिखा दूंगा। तो सर्वाधिक पूछा जाए और अगर आपसे न्यूनतम पूछा जाए, न्यूनतम में आपका गुजरात आ जाएगा और उत्तर प्रदेश में आपका सर्वाधिक आ जाएगा। सर्वाधिक में जैसे मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, ये सारे जितने जिले हैं वो सब किससे मैच करते हैं, उत्तर प्रदेश से मैच करते हैं। लेकिन गुजरात से सिर्फ दो याद करने हैं, झाबुआ और अलीराजपुर, पश्चिम में ना, झाबुआ और अलीराजपुर, झाबुआ और अलीराजपुर। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, नहीं नहीं धन्यवाद किस बात का भाई, देखो धन्यवाद किस बात का, मैंने नया चैनल बनाया, मुझे फेम चाहिए, मुझे नेम चाहिए, कुछ समय बाद हमारा पेड बैच आएगा। अभी आप ही लोग कहेंगे सर मुझे एमपीपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे बीपीएससी की तैयारी करनी है ना, तो आप ही लोग की बदौलत तो हम हैं। अरे हाँ कि ना, आपकी बदौलत हम हैं, तो इतना इतना गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बस आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है ना, आप बस आराम से पढ़ लीजिए। बस हमको कोई ये ना कहे, है ना, कि ऐसे लोग कहने लगते हैं कि अच्छा तुम पढ़ाओगे, ये सब तो हमको आता है, ये तो हमें पूरा रटा हुआ है, और जब पेपर में आए तो पता चला गायब हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, सारी चीजें याद कर लेते हैं, सारे जिले याद कर लेंगे, सारे जिले याद करके क्या तुम साबित क्या करना चाहते हो, नगर निगम में भर्ती हो जाओगे, है ना। सारे नहीं याद करने हैं, जो न्यूनतम है वो याद कर लो, जो अधिकतम है वो याद कर लो, ठीक है ना। ये पेपर की ट्रिक होती है, ज्यादा ज्यादा पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, सर दर्द होने लगेगा, मतलब नहीं रहेगा कुछ। बात समझ आ रही है, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये आपको समझ में आ गया मध्य प्रदेश की सीमा। अब बाकी बात हम लोग यहाँ पर बाद में करेंगे, मध्य प्रदेश की सीमा से इतने क्वेश्चन याद कर लिए, आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम में दो याद कर लीजिए, झाबुआ और अलीराजपुर। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछेगा कर्क रेखा, कर्क रेखा क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है ना। आज सिर्फ एज ए डेमो समझ लीजिए, आज एज ए डेमो समझ लीजिए, ठीक है ना। जितना ज्यादा वीडियो वायरल हो जाएगा, जितने ज्यादा लोग डिमांड करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर मुझे पूरा एमपी पढ़ा दीजिए, उसी हिसाब से अगला स्टेप लिया जाएगा। जितने बच्चे देखेंगे कि एमपी वाले जुड़े हुए हैं, उन्हीं के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। यदि कर्क रेखा की बात करें, समझिएगा, यदि कर्क रेखा की बात करें तो ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत के ये 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे आपने सूत्र भी पढ़ा होगा, यदि यदि हम लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें, यदि पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम,
यदि हम पश्चिम से पूर्व देखें तो ये क्रम होगा, ठीक है ना। लेकिन सूत्र देखें कि सर हमें बस याद करवा दो, सूत्र क्या है, तो सूत्र है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, तो मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा। अब इस पा से आप पश्चिम बंगाल कर लो, गा से गुजरात कर लो, माँ से आपका माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड याद कर लो, है ना। तो ऐसे याद कर लो, तो झार से झारखंड याद कर लो, ये पश्चिम बंगाल, राज से राजस्थान याद कर लो। तो मित्र पर गमछा झार ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो मैं क्या बता रहा था, मैं क्या बता रहा था, जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटती है। मैं जो बता रहा था उसको समझिए। जो कर्क रेखा है, चलो अगला पॉइंट लेते हैं। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा रेखा मध्य प्रदेश को, कर्क रेखा मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। अच्छा सुनिए, जो कर्क रेखा इसका मान कितना होता है, कर्क रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री उत्तर, है ना। कर्क रेखा का मान कितना होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, हाँ कि ना। तो मध्य प्रदेश को ये दो बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, अब सारे जिले याद करने मत बैठ जाना, ठीक है ना। कर्क रेखा कितने मध्य प्रदेश से कितने जिलों से होकर गुजरती है, कितने जिलों से होकर गुजरती है, तब आपका आंसर आएगा सर 14। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से, 14 जिलों से। रतलाम हो गया, उज्जैन, आगर मालवा हो गया, राजगढ़, सीहोर, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, रायसेन, सागर, दमोह, यानी कि टोटल 14 जिले हैं जिससे होकर ये गुजरता है। तो कर्क रेखा का मान कितना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को लोग कर्क रेखा कहते हैं। अब हम लोग आते हैं देशांतर रेखा पे। देशांतर रेखा कौन सी होगी, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। अब जल्दी से बताइए भारत का देशांतर मान कितना है, भारत का देशांतर मान कितना है, जल्दी बताओ बेटा फटाफट। भारत का देशांतर मान कितना है, तो आपका आंसर आएगा सर 82.5 डिग्री पूर्वी, है ना। ये भारत का देशांतर मान है 82.5 डिग्री, यानी कि ये जो समय निकाला जाता है वो इसी के हिसाब से निकाला जाता है। अब बताइए जो मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जो मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर आएगा 5 राज्य से, है ना। 5 राज्य से, कौन कौन से हैं वो, उत्तर प्रदेश है, और क्या है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो यानी भारत की जो मानक समय रेखा है वो आपकी इतने से गुजरती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बिल्कुल बीच में कहां से गुजरती है, बीचों बीच, अगर बीचों बीच आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश के नैनी से, उत्तर प्रदेश के नैनी से बीचों बीच अगर आपसे पूछा जाए। और कितने राज्य से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। इतने में कोई दिक्कत भैया, जल्दी बताइए, नहीं इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन मैंने कहा कि मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री वाली है देशांतर रेखा, वो मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है, तो जो 82.5 डिग्री रेखा है ये सिर्फ मध्य प्रदेश के एक जिले से होकर गुजरती है, जो मध्य प्रदेश का सबसे क्या है भैया, पूर्वी जिला है। वो जिला कौन सा है, सिंगरौली है। वो जिला कौन सा है, सिंगरौली है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है बच्चा आपका एकमात्र जिला, एकमात्र जिला कौन सा भैया, सिंगरौली। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। आपको तो ये पता ही है, कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है ना, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। अब अच्छा देशांतर रेखा तो आपने अपने टीचर से पढ़ा होगा। तो 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में, तो यानी कि मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज्यादा है, यानी कई देशांतर गुजर चुकी होंगी। अब कई देशांतर अगर गुजर चुकी होंगी तो कहने का यह मतलब है कि बताइए मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिले अलीराजपुर और सबसे पूर्वी जिले सिंगरौली, इन दोनों के बीच कितने समय का अंतर होगा, इन दोनों के बीच कितने समय का अंतर होगा, जल्दी बताइए। यानी कि सिंगरौली जिले में सिंगरौली जिले पूरब में है ना, सिंगरौली जिले में सूर्योदय पहले होगा, है कि नहीं, पूरब से सूर्य निकलता है। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है तो वहां से सूर्य निकलता है, कहने का ये मतलब है। तो फटाफट बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन बनेगा और सिंगरौली और अलीराजपुर, सिंगरौली और अलीराजपुर में से
में से किस स्थान पर में से किस स्थान पर सूर्योदय सूर्योदय पहले होगा? किस स्थान पर सूर्योदय क्या होगा बेटा? पहले होगा। तो आपका सिंपल सी बात है, आपका आंसर आएगा ये पूरब में है तो सिंगरौली में होगा। तो क्वेश्चन बनेगा कि दोनों के बीच यदि समय का अंतर निकालना हो, समय का अंतर निकालना हो तो वो समय का अंतर कितने मिनट का निकलेगा? तो आपका आंसर आएगा 34 मिनट। कितना आंसर आएगा भैया आपका? 34 मिनट। अब इससे आप देशांतर निकाल सकते हो। इससे आप क्या निकाल सकते हो? देशांतर टोटल, यानी मध्य प्रदेश का टोटल देशांतर मान निकाल सकते हो, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है भैया? 4 मिनट होता है। तो 34 मिनट अगर आपके हैं तो कितना आंसर आएगा आप निकाल सकते हो। 4 9 36, नहीं आप आराम से निकाल सकते हो कितनी देशांतर रेखा उससे आसपास से गुजर रही होंगी। यदि अक्षांश देशांतर रेखा आपने नहीं पढ़ी है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि अक्षांश देशांतर रेखा यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बाय शुभांशु सर, मैं आपको पढ़ा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, आराम से पढ़ लीजिएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है उससे बात करते हैं। ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ऐसा कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को छूता है? ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ऐसा कौन सा जिला है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? फटाफट बताइए। हाँ, तो हमने क्या पूछा आपसे? ऐसा कौन सा जिला है, यहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। ऐसा कौन सा जिला, चलो ऐसा कौन सा जिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? दोनों की सीमा को स्पर्श करता है, ये पहला क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन पूछेंगे। कितने क्वेश्चन पूछेंगे भैया? 5 क्वेश्चन पूछेंगे। अगला उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ को पूछ लेते हैं। अगला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को पूछ लेते हैं। तीसरा गुजरात और महाराष्ट्र को पूछ लेते हैं। ऐसा कौन सा जिला है जो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान और गुजरात, लिख देते हैं डी वाला, ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान और गुजरात दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? राजस्थान और गुजरात दोनों की सीमा को स्पर्श करता है ना? एक बच गया। हमने आपको उत्तर प्रदेश राजस्थान बता दिया, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ बता दिया, राजस्थान गुजरात बता दिया, गुजरात महाराष्ट्र बता दिया। कुछ बचा? हाँ, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये लिख देते हैं यहां पर। ऐसा कौन सा जिला है जो 2 राज्यों की सीमा पर है? चलिए, तो ई वाला, चलो नेक्स्ट लाइन लिख देंगे। किसी का आंसर आया? सागर, अरे यार क्या कर रहे हो? ये नॉर्मल से क्वेश्चन, अगर ये गलत कर दोगे तो कैसे जीवन चलेगा भाई? ये गलत कर दोगे तो कैसे जीवन चलेगा? उत्तर प्रदेश राजस्थान में 2 जिले हैं, एक है मुरैना और एक है शिवपुरी। ये सब गलत करोगे तो जीवन में क्या करोगे दादा? ये सब तो गलत करने वाले क्वेश्चन नहीं है, हैं? चलो, इसका आंसर है मुरैना और शिवपुरी। एक बार में याद नहीं होंगे, आप नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ बताइए, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ बताइए। आंसर आएगा उत्तर प्रदेश का क्या होगा? सिंगरौली। गुजरात और महाराष्ट्र का बताइए, गुजरात और महाराष्ट्र बताइए। तो गुजरात सबसे पश्चिम में है तो अलीराजपुर, तो क्या हो जाएगा बच्चा आपका? अलीराजपुर हो जाएगा। अगला राजस्थान और गुजरात बताइए, राजस्थान और गुजरात बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा झाबुआ। ठीक है ना? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्या बताना है आपको? सिंगरौली। सिंगरौली। पश्चिम में क्या पड़ेगा? गुजरात। गुजरात और महाराष्ट्र क्या पड़ जाएगा? अलीराजपुर। अलीराजपुर।
बहुत बढ़िया। इसके बाद राजस्थान और गुजरात का पूछा गया है तो झाबुआ। राजस्थान और गुजरात का पूछा गया है तो झाबुआ। अब एक बच गया, वो एक कौन सा बच गया है? राजस्थान गुजरात हो गया है, गुजरात महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बच गया है। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इनको स्पर्श करने वाला कौन है? यहां लिख दूं मैं, ई नंबर क्वेश्चन। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर जो जिला स्थित है वो कौन सा है? तब आपका आंसर आएगा बालाघाट। बाला उबाला, बाला उबाला। क्लियर है? तो हम लोगों ने 7 स्लाइडें पढ़ी, ठीक है ना? हम लोगों ने मात्र 35 मिनट में 7 स्लाइडें पढ़ी और बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है भैया? बच्चा इतनी बात समझ में आ रही है? यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो यस सर बोल दो कि यस सर, यहां तक तो हमको सारी बात क्लियर है। यहां तक सारी बात क्लियर है तो थोड़ा सा मैं आपको प्रशासनिक ढांचा ले चलता हूं। थोड़ी सी बात मैं आपको मध्य प्रदेश के प्रशासन पर ले चलता हूं, फिर बताऊंगा कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, कितने नगर निगम हैं, इन पर भी बात की जाएगी। तो थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रशासन की जाए बच्चा। नहीं, आप बोलो तभी करेंगे, हैं जो तुमको हो पसंद बात वही हम करेंगे, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का प्रशासन स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का प्रशासन। आप विश्वास करिए, अगर आपने साथ दे दिया, अगर आपने साथ दे दिया तो जैसे उत्तर प्रदेश में हमने धूम मचा रखी है वैसे ही, है ना, एमपी और बिहार पे छा जाएंगे यदि आपने थोड़ा सा साथ दे दिया। ज्यादा साथ नहीं, थोड़ा सा साथ दे दिया, मजा आ जाएगी। चलिए, तो सबसे ऊपर क्या ले चलेंगे हम लोग? संभाग, है ना? सबसे ऊपर हम किसको रखेंगे बच्चा? आपका संभाग, डिवीजन को रखेंगे। अब ये क्या होता है? ये आपका अनेक जिलों का समूह होता है। ये आपका अनेक जिलों का समूह होता है। अरे हाँ कि ना? तो इसका अधिकारी कौन होगा? इसका सबसे उच्चतम अधिकारी क्या होता है? कमिश्नर, यानी संभाग आयुक्त, है ना? तो यहां का उच्चतम अधिकारी क्या होगा? तो सबसे ऊंचा क्या होता है? संभाग, है ना? तो यहां का उच्चतम अधिकारी क्या होगा? कमिश्नर, यानी कि संभाग आयुक्त, संभाग आयुक्त। तो ये कई जिलों का समूह है। अब हम लोग जिलों पे आ जाते हैं। तो संभाग से नीचे क्या होगा बच्चा? आपका जिला हो जाएगा। संभाग से नीचे क्या हो जाएगा? वो जिला हो जाएगा। जिला किससे बना होता है? कई विकास खंडों का समूह होता है, अनेक विकास खंडों का समूह होता है। और इसका अधिकारी कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, जिला आयुक्त होगा, ठीक है ना? तो इसके नीचे क्या आ जाएंगे? जिला। जिला क्या है? अनेक विकास खंडों का, ब्लॉक का, अनेक विकास खंडों का समूह। सिंपल सी बात है। और इसका उच्चतम अधिकारी कौन होगा? यहां का उच्चतम अधिकारी कौन होगा? तो यहां का सर्वोच्च अधिकारी होगा जिला आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कोई दिक्कत नहीं। तो अब आएंगे हम लोग ब्लॉक में, यानी कि ब्लॉक को कहते हैं विकास खंड। अरे हाँ कि ना? ब्लॉक को क्या कहते हैं बच्चा? विकास खंड। और ब्लॉक किससे बना होता है? तहसील से बना होता है। तो अनेक तहसीलों का समूह ब्लॉक, इसको कहते हैं विकास खंड। ये किससे बना होगा बच्चा? तो आपका आंसर आएगा अनेक तहसीलों का समूह, अनेक तहसीलों का समूह। अब इसका उच्च अधिकारी क्या कहलाएगा? एसडीएम, यानी कि उप जिला आयुक्त, है ना? उप जिला आयुक्त, एसडीएम, ठीक है ना? तो उच्च अधिकारी। अब बताओ क्या जाएंगे हम लोग? अब हम लोग तहसील का समूह है तो हम नीचे तहसील पे पहुंच जाएंगे। तहसील क्या होता है? ग्राम पंचायत का समूह। तहसील क्या होता है बच्चा? अब हम लोग तहसील पे आ जाएंगे। तो तहसील क्या होगा? ग्राम पंचायतों का समूह, ग्राम पंचायतों का समूह। तो अब तहसील का प्रमुख उच्च अधिकारी क्या होगा? तहसीलदार। सिंपल सी बात है। तो अधिकारी क्या होगा? तहसीलदार। उच्च अधिकारी, उच्च अधिकारी। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई? फटाफट बताइए, यहां तक बात क्लियर? तो हमने क्या देखा? हमने देखा सबसे नीचे हम लोग लिखेंगे गांव, है ना? गांव मिलकर क्या बना रहे हैं भैया? गांव मिलकर तहसील, तहसील मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चा? जिला, और जिला मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चा? संभाग।
हाँ कि ना? लेकिन एक चीज छूट गई, है ना? क्या छूट गई बेटा? ब्लॉक, है ना? क्या छूट गया भैया? ब्लॉक। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? जिला, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग? संभाग। तो ये है आपका मध्य प्रदेश का प्रशासन। ये क्या है बच्चा आपका? ये है आपका मध्य प्रदेश का प्रशासन। अच्छा, क्वेश्चन मैं पूछ दूं, नॉर्मली है, हल्का सा राजनीति से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र देखे जाए, मध्य प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र देखे जाएं, मध्य प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र देखे जाएं, तो बताइए हमको, सिर्फ नॉर्मल सा क्वेश्चन बताइएगा, कौन कौन से क्षेत्र एससी के हैं और कौन कौन से क्षेत्र एसटी के हैं? एससी के कितने क्षेत्र हैं और एसटी के कितने आरक्षित क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आरक्षित क्षेत्रों की। हम लोग आरक्षित क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। तो आरक्षित में क्या है? एससी वाले, यानी कि अनुसूचित जाति के। तो बताइए, अनुसूचित जाति के 4 आरक्षित जिले हैं, अनुसूचित जाति के 4 आरक्षित जिले हैं, वो कौन कौन से हैं? फटाफट बताना, ये तो क्वेश्चन आता है आपसे ना। देवास, टीकमगढ़, मैं बोल रहा हूं रख लीजिए, देवास, बैंक नोट, है ना? तो देवास, टीकमगढ़, उज्जैन और भिंड। देवास, टीकमगढ़, उज्जैन और भिंड। क्लियर बच्चा? ये आपका अनुसूचित जाति हो गई। अब अनुसूचित जनजाति, वैसे तो इसको मैं बाद ही में पढ़ाने वाला था, लेकिन ऐसे मन में आ गया तो मैंने कहा लो पूछ ही लेता हूं या पढ़ाई देता हूं। अनुसूचित जनजाति में आपको 6 क्षेत्र याद करने हैं। कौन कौन से हैं? याद करने, ये नहीं भूलना है। शहडोल, मंडवा, बैतूल, शहडोल, मंडवा, बैतूल। 3 हमने बता दिए, 3 आप बता दो जल्दी से। 3 हमने बता दिए, 3 आप बता दो जल्दी से। हम जानते हैं जितना तब तक तुम बताओगे मेरी बात तुम लोग तक पहुंचेगी, तब तक हम लिख सकते हैं, ठीक है ना? बैतूल, रतलाम, धार और खरगोन। तो ये 6 जिले ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के लोकसभा के आरक्षित क्षेत्र हैं। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। तो मध्य प्रदेश का प्रशासन, जो प्रशासन खंड था, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? अब हम लोग वापस चलते हैं। अभी हम लोग को प्रशासन पर बात नहीं करनी है। मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग, मध्य प्रदेश का लोक आयुक्त, पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन था, है ना? और पहला विधान परिषद अध्यक्ष कौन था, या विधान परिषद है कि नहीं है, या कभी थी कि नहीं थी, इन सब पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, है ना? तो पहले बताओ, क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया? जल्दी बताओ, आप सभी लोगों ने क्लास को लाइक किया है? लाइक कर देंगे तो एक मनोबल बढ़ेगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मनोबल डाउन नहीं होगा। मैंने शुरू किया है तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप लाइक कर देंगे सेशन को, 10-12 हज़ार के आसपास लाइक पहुंच जाएगा तो एक मन में शांति रहेगी कि नहीं यार, हम जो इतनी रात में, आप विश्वास नहीं करोगे, अब जो आप देख पा रहे हो रात में 12 बजने वाला है, जो मैं आपको इतनी रात में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इतनी शिद्दत से पढ़ रहे हो, इसलिए सलाम है। या कभी भी आप कोई व्यक्ति जो दिन में देखेगा हमारा वीडियो, है ना, वो भी सोचेगा कि सर रात में पढ़ा रहे थे, सोचिए, है ना? तो अच्छा लगेगा, क्या बोला जाए? चलिए, तो धन्यवाद। तो आगे बढ़ा जाए, तो 10 स्लाइडें पढ़ाएंगे, और भी अगर अच्छा लगेगा तो आप बताइएगा, 1-1 घंटे का वीडियो बना देंगे, 1-1 घंटे की वीडियो बना के हम 10 वीडियो में पूरा मध्य प्रदेश निपटा देंगे, ठीक है ना? चलिए, थोड़ी सी बात प्रशासनिक संरचना पे कर लेते हैं, थोड़ी सी बात हम लोग प्रशासनिक संरचना पे कर लेते हैं। बेटा एक बात समझो, मैं अभी जो बता रहा हूं, आज जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन करंट अफेयर का बता दिया कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, पता चला आपने 10 साल के बाद यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखा, हम मुख्यमंत्री चेंज हो गए हो, या फिर कुछ आपने पुराना देखा और कुछ हल्का फुल्का चेंज हो गया हो, हल्का, अब काफी चीजें नहीं चेंज होगी कि पूर्वी जिला चेंज हो जाएगा, पश्चिमी जिला चेंज हो जाएगा, ये सब तो चेंज नहीं होगा, लेकिन कभी कोई चीज चेंज हो जाए बाई चांस और आपने लगे कि अरे तो सर ने गलत पढ़ा दिया, बेटा मैं आज की डेट के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? जैसे नगर निगम है, हो सकता है बढ़ जाए, है ना? नगर निगम वर्तमान में 18 है, आगे चलकर 20-22 हो जाए, तो भाई इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है ना? चलिए, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्य में, है ना? चलो कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संभाग कितने हैं मध्य प्रदेश में, संभाग कितने हैं, जिला कितना है, तहसील कितनी है, बस 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 बस, तहसील के आगे नहीं, तहसील कितने हैं और नगर निगम कितने हैं,
ये नहीं कि गांव कितने हैं, शहर कितने हैं, ब्लॉक कितने हैं, इस पर इतने इतने नीचे लेवल पे क्वेश्चन नहीं जाता है। ठीक है, तहसील से नीचे नहीं जाएगा कि तहसील नीचे बताइए कुल कितने विकास खंड हैं, आदिवासी विकास खंड कितने हैं, नगर पंचायत कितनी है, नगर पालिकाएं कितनी है, ये नहीं जाएगा। ठीक है ना, जो मैं पूछ रहा हूँ इतना बताइए। संभाग कितने हैं, तो आपका आंसर आएगा 10। बहुत बढ़िया, आ चुका है। संभाग 10 हैं। जिले कितने हैं, 52। लेकिन 53वां जिला प्रस्तावित है। अब बाई चांस आगे चलकर हो जाए तो आप कहो लो इनको पता ही नहीं था, हमारे समझ से प्रस्तावित है। तो 53वां जिला कौन सा प्रस्तावित है बेटा, नागदा। 53वां जिला अभी प्रस्तावित है, तो वो कौन सा बच्चा आपका, नागदा है। कुल तहसीलें कितनी हैं, 424। कुल विकास खंड कितने हैं, 313। आदिवासी विकास खंड कितने हैं, 89। नगरों और शहरों की संख्या कितनी है, 476। लेकिन अभी हम नहीं चाहते कि आप ये सब याद कीजिए। ठीक है ना, जो मैं कहूंगा उतना याद करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो नगर निगम कितने बताए हमने आपको, 18। अब 18 में कह देगा 17वां नगर निगम कौन सा है और 18वां नगर निगम कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपसे 100% पूछ देगा। तो लोग बात मत करो, चलिए। तो तहसील कितनी बताई हमने आपको, 424। तो 17वां कौन सा है, 18वां कौन सा, 17वां है भिंड, 18वां है दतिया। 17वां है भिंड और 18वां है दतिया, नगर निगम की बात की जाए। हाँ कि ना, जो नर्सिंग होम होते हैं वो आपके, जो आपके नर्सिंग की टीचिंग नर्सिंग वाले होते हैं, वो सब दतिया से जाकर अपना, यूपी वाले भी दतिया से जाकर ही अपनी नर्सिंग होम कर लेते हैं और यहाँ पे आके क्लिनिक खोल देते हैं। हाँ कि ना, वेरी गुड। चलिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ अब हम लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, और इसके बाद मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है। ये दो क्वेश्चन और भी हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय आपका जबलपुर में है। कहां पर बच्चा आपका, जबलपुर। और खंडपीठ इसकी दो हैं, एक ग्वालियर में और एक आपका इंदौर में। जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर, ग्वालियर और इंदौर। तो और बात की जाए, अब हम लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय, अच्छा बताओ मध्य प्रदेश का राजकीय गीत कौन सा है, फटाफट बताओ। राजकीय गीत या राजकीय गान बताओ, मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है, फटाफट। मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है, फटाफट बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ फटाफट बताओ। राजकीय गान, अगर किसी को आता तो लिख कर ही बताएगा कि सर ये राजकीय गान है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, मां की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चलो हमने तो बता दिया कि ये है, लेकिन इसको किसने बनाया है, यानी रचनाकार इसका कौन है, इसका रचनाकार कौन है और ये कब का है। ठीक है ना, रचनाकार कौन है, इसका रचनाकार कौन है और ये कब अपनाया गया, ये आपको बताना है। बाकी क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। अगला, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय गान क्या है ना। इसके बाद राजकीय चिन्ह आपने देखा होगा, 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां बनी हुई हैं, बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक का स्तंभ बना हुआ है। ठीक है ना, तो आप लिख देते हैं। हाँ, राजकीय भाषा नहीं बताई आपने, हिंदी है। राजकीय भाषा क्या है बच्चा आपकी, हिंदी। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी। राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष 24 बाह्य स्तूप, जो मैं लिख रहा हूं उसको समझ लीजिए, बाकी आपको पता तो है ही। गेहूं व धान की बालियां, बरगद के वृक्ष के ऊपर, बरगद के, ठीक है ना, वृक्ष के ऊपर आपका क्या है, अशोक स्तंभ। तो यहाँ पे ऊपर ही लिख देता हूं इसके, ठीक है ना, अशोक स्तंभ। कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है आगे। अरे यार, राजकीय वृक्ष में लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, ये राजकीय चिन्ह है। ये क्या है भैया, आपका राजकीय चिन्ह है। अब आते हैं राजकीय वृक्ष पर। देखो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो आपका अशोक है,
उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो आपका अशोक है, लेकिन मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है बेटा? फटाफट बताओ, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर तो आ गया, बरगद इज द राइट आंसर। बरगद का वानस्पतिक नाम क्या है ये बताओ, बरगद का वानस्पतिक नाम क्या है? जल्दी से। फाइकस बेंगालेसिस। क्या नाम बच्चा? फाइकस बेंगालेसिस। राजकीय गान मैंने आपको बताया, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूं, पूरा नहीं। सुख का दाता सबका साथी, ठीक है ना, सुख का दाता, ये आपका राजकीय गीत है। रचनाकार, आंसर बच्चे ने बता दिया है, बिल्कुल सही है, रचनाकार महेश श्रीवास्तव है, बिल्कुल सही है, महेश श्रीवास्तव है। और ये कब? तो आपका आंसर आएगा वर्ष 2010। बहुत बढ़िया। राजकीय वृक्ष हो गया, राजकीय चिन्ह हो गया, राजकीय भाषा हो गया, राजकीय गान हो गया। आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग क्या देख सकते हैं बेटा? राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प और पक्षी पुष्प। चलो, राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय नदी, नर्मदा। कब घोषित हुई है? राजकीय नदी जो नर्मदा है ये आपकी कब घोषित हुई है? फटाफट बताओ, राजकीय नदी जो है नर्मदा ये कब घोषित हुई है? हाँ बेटा, पूरा ही पढ़ाएंगे, पूरा ही पढ़ाएंगे, काहे परेशान हो, काहे इतना परेशान हो बेटा, पूरा ही पढ़ाएंगे। फटाफट बताओ, राजकीय पक्षी मैंने पूछा है आपसे, राजकीय पक्षी दूधराज या शाही बुलबुल? दूधराज या शाही बुलबुल? और मैं बता रहा हूं, कोई भी घटिया बात नहीं बताऊंगा, कोई भी बात घटिया नहीं बताऊंगा। राजकीय पशु जो उत्तर प्रदेश का है वही आपका मध्य प्रदेश का है, क्या? बारहसिंगा, बारहसिंगा। मैंने बिल्कुल भी नहीं ऐसे सोचूंगा कि मैं आपको कठिन बना दूं, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा कि मैं आपको कठिन बताऊं, कठिन बता के मैं अपनी बहादुरी घोषित करूं। यह है आपकी नर्मदा। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नर्मदा को कब घोषित किया गया? आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है नर्मदा को कब घोषित किया गया, इसको हमने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अभी अब तो सर्च ना करने लगा कि गूगल पे सर्च करने लगे कब घोषित किया गया, नहीं, आप बाद में गूगल पे सर्च कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए, एक क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश के राजकीय पशु और पक्षी, नदी आप बताइएगा, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी, इन दोनों को मध्य प्रदेश राज्य ने कब घोषित किया था? तो याद रखिएगा, अपने 25वें स्थापना दिवस पर, यानी 1 नवंबर 1981 को, 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश ने अपना 25वां स्थापना दिवस जब मनाया था, तब राजकीय पशु और पक्षी को घोषित किया था। तो याद रखना है आपको, 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश द्वारा अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के दौरान, 25वें स्थापना दिवस के दौरान घोषित किए गए थे, ठीक है ना? चलिए, तो आई विश यहां तक आपको सारी बात क्लियर है। अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें कर लेते हैं, अब तो समय हो भी गया है काफी, 1 घंटा बीत गया है, ठीक है ना? और छोटी छोटी मगर मोटी बातें क्या है? राजकीय नृत्य कौन सा है, राजकीय नाटक कौन सा है? तो नाटक, नृत्य, फसल, नाटक, राजकीय नृत्य, राजकीय फसल। फटाफट बताइए, राजकीय नाटक क्या है? नाटक या नाट्य कह सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा माच। लेकिन जो माच नाटक है ये मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र का फेमस है? तो मालवा का। क्या है बेटा? मालवा क्षेत्र का माच, माच, मालवा क्षेत्र। लेकिन राजकीय नृत्य पूछा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र का फेमस है, कौन सा? राई, बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है ना? अच्छा, फसल,
सोयाबीन, सोया प्रदेश कहते हैं ना, फसल सोयाबीन, सोयाबीन। क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश पीसीएस में कि सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है, तो ग्लाइसिन मैक्स। क्या आंसर होगा बेटा, ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। तो सोयाबीन का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है बेटा, आपका ग्लाइसिन मैक्स। बहुत बढ़िया। और कुछ छूट रहा है, हाँ, राजकीय फल, ये तो बताया ही नहीं आपने, राजकीय फल, राजकीय फल, मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ये तो आपने बताया ही नहीं, राजकीय फल। कुछ छूट रहा है क्या, राजकीय पशु हो गया, राजकीय पक्षी हो गया, राजकीय नदी हो गया, कुछ छूट रहा तो बताओ। राजकीय खेल, राजकीय खेल मलखंब, खंबे में चिपक ऐसे नहीं करते हैं, मलखंब, ठीक है ना, राजकीय खेल तो हो गया बेटा मलखंब। कुछ छूट रहा हो तो बच्चा बताओ जल्दी से, कुछ छूट रहा हो तो बच्चा बताओ जल्दी से। राजकीय मछली, राजकीय मछली, राजकीय मछली। अब मछली क्या होगा आपका, राजकीय मछली कौन सा, और उसका जंतु वैज्ञानिक नाम भी बताइएगा, उसका जंतु वैज्ञानिक नाम भी बताइएगा। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, महाशीर, महाशीर। लेकिन इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होगा, टोर प्यूटी टोरा, टोर प्यूटी टोरा। और इसको कब घोषित किया गया है, इसको हम लोग ने 2011 में घोषित किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने 2011 में घोषित हुई है। चलो, तो 12 स्लाइडों को एक बार, इस 12 स्लाइडों को एक बार हम लोग जल्दी से खींच लेते हैं, जल्दी से खींच लेते हैं तो हम लोग को याद हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, प्रशासनिक संरचना मैंने आपको बता दी, प्रशासनिक ढांचा मैंने आपको बता दिया, और लोकसभा राज्यसभा भी बता देते हैं। लोकसभा आप बताइए, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें फटाफट, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, जल्दी बताइए फटाफट। 29, 11 और 230 प्लस 1, ये तो होगी। 29 सीटें कितनी है बेटा, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो आपका आंसर आएगा 29 है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 11 है। अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लिए कितनी है, 4 है आरक्षित क्षेत्र। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी बताई थी हमने आपको, 6। अरे हाँ कि ना, पता था, रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, है ना, मंडला और बैतूल, है ना, इतनी बताई थी। तो ये 6 आपके अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों से आरक्षित हो जाएंगी। और विधानसभा सीटें कितनी है, 230 प्लस 1, 230 निर्वाचित है और एक क्या है बेटा, आपकी मनोनीत है। क्वेश्चन पूछा जाए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र की सीटें कितनी हैं, या अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में क्षेत्र कितने हैं, और आरक्षित जनजाति के लिए कितने क्षेत्र हैं, ठीक है ना। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें विधानसभा में एससी के सीट और एसटी की सीट, अगर हम लोग इनकी बात करें तो आपका आंसर क्या आएगा, तब आपका आंसर क्या आएगा, एससी की बात की जाए तो 35 और एसटी की बात की जाए तो 47, ठीक है ना। तो 35 47 हमने यहाँ बता दिया आपको विधानसभा के नाम पर। क्या बता दिया बच्चा आपने आपको, विधानसभा के नाम पर। मैं आज जो बता रहा हूं, हो सकता है कि आगे चलकर ये चेंज हो, आप 10-15 साल बाद देखें, यूट्यूब जिंदा रहा तो आप देखें, अगर चेंजमेंट आ जाए तो परेशान मत होइएगा कि सर ने गलत पढ़ाया, मैं बिल्कुल सही पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। राज्यपाल कौन है इस समय, आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, गिरीश गौतम है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, गिरीश गौतम है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है जबलपुर हाई कोर्ट के, तो मोहम्मद रफीक है, मोहम्मद रफीक है। कल की जो आपको क्लास मिलेगी, उस क्लास में हम लोग जनसंख्या संबंधी आंकड़े पढ़ेंगे और राजनीतिक बातें करेंगे। फिर हम लोग राज्य सूचना आयोग, मध्य प्रदेश का जो भी आपका लोक सेवा आयोग है, सूचना आयोग है, या फिर जितने भी यूनेस्को में जो धरोहर शामिल है, जैसे कि खजुराहो मंदिर हो गया, भीमबेटका हो गया, सांची स्तूप हो गया, इन पर बात करेंगे। और पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर बात करेंगे। विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, पहला मुख्यमंत्री कौन था, उसके किसके कार्यकाल में कौन सी घटना हुई थी, इन पर बात करा जाएगा।
ठीक है ना। फिर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व, संसद में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन कौन व्यक्ति कर रहा है, मध्य प्रदेश का कौन कौन सा व्यक्ति है जो संसद में प्रतिनिधित्व कर रहा है। यदि लोकसभा में देखा जाए तो लोकसभा में 29 व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और राज्यसभा में 11 व्यक्ति, है ना, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जैसे नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, थावरचंद गहलोत हो गए, धर्मेंद्र प्रधान हो गए, प्रहलाद पटेल हो गए, और एक आपका राज्य मंत्री है जिसका नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते। ठीक है ना। तो फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय इस्पात मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो भी राज्य मंत्रालय का, है ना, मंडला क्षेत्र से हैं। तो कौन कौन से व्यक्ति ऐसे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कौन कौन सी मध्य प्रदेश से लोकसभा में महिला सांसद पहुंची हैं, जैसे कि रीति पाठक, हिमाद्री सिंह, संध्या राय, प्रज्ञा ठाकुर, है ना, ये सब बीजेपी की हैं। और किस किस लोकसभा क्षेत्र से पहुंची हैं, जैसे प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से हैं, रीति पाठक सीधी से हैं, आपकी हिमाद्री सिंह शहडोल से हैं, संध्या राय आपकी भिंड से है। तो ये 4 लोग हैं। तो इन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है। डेली आपको 1-1 घंटे क्लास मिलेगी और सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को अगर शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो अच्छा लगेगा, तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। एक बार इसको जल्दी से देख लीजिएगा, और मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। ठीक है ना। और हमारा आप एसएसजी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपकी जीएस कमजोर है तो जीएस को मजबूत करने के लिए आप एसएसजी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।